हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डेली क्विज लेकर उपस्थित हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो ये आंसर होगा अफ्रीका के, है ना। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पिग्मी जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये निग्रिटो जन प्रजाति से संबंधित है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी बोलते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, केटू है, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन या फिर 2 माह बोल सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) संसद सदस्यों के स्थानों की रिक्ति से संबंधित हैं, जिसमें उल्लेखित है यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान के लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये आंसर होगा आपका साधारण बहुमत चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की निर्माण सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन। फिर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है ये, ठीक है। इतना बात, नए राज्यों के निर्माण सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए नीचे आपका आंसर दिख रहा होगा, ये ऑक्सीटोसिन होगा। आइए देखते हैं मिलावट को सही से। अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन या पिट्टोसिन, जिसका काम क्या है? स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव। एड्रेनलिन, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना। थायरॉक्सिन, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण। प्रोजेस्टेरोन, मादा की महामारी का नियंत्रण। आइए देखते हैं छठा नंबर क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान और ओजोन छिद्र। अब मिलाते हैं। त्वचा कैंसर किससे होगा? पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण तो डेसिबल। वैश्विक तापमान तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरिन कार्बन से। तो ये आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। ये जो सीरीज मिलेगा बी में मिलेगा, नीचे ये मिला दिया गया है। चलिए 7वां देखते हैं। क्वेश्चन ये इजी था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष या प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा विटामिन के, ऑप्शन डी। नेप्थाक्विनोन विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है तथा यह चोट पर रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है तथा प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। आंत के बैक्टीरिया में भी इसका संश्लेषण करते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रक्तस्राव का डर बना रहता है, अर्थात यह वो हीमोफीलिया रोग का शिकार होता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो ये आंसर आत्मदमन है। जैन धर्म में अहिंसा का व्रत कड़ाई से पालन करने का प्रावधान है, जबकि बौद्ध धर्म इसके प्रति उदार है। बौद्ध धर्म आत्मदमन में विश्वास नहीं करता है। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीवाने अर्च विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था
ये शायद रक्षा विभाग से है कि वित्त विभाग से, ठीक है, रक्षा विभाग से, ऑप्शन सी। सल्तनत काल में आरिजे मुमालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग, रक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने ए इंसा का संबंध शाही पत्राचार से था। वित्त विभाग का संबंध जो था दीवाने मुस्तक राज से था। और ये जो है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। इस विभाग की स्थापना का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवाह, आसफ खान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था यह अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए होगा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। वह आरंभ में एक ब्राह्मण गंगू का नौकर था। बहमन शाह एक योग्य शासक था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहमदाबाद रखा। उसका राज्य 4 सूबों में बटा था। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी वो की थी टीपू सुल्तान के साथ, ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये देने पड़े थे। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद कहा था, हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा सफली, कमला रानी सी, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये अरुणा सफली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद अरुणा सफली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1958 में वह दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई। उनके योगदान के लिए 1964 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया ये अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 में बना था, जिसमें श्री कृष्ण सिन्हा प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा उप प्रधानमंत्री बने थे। उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो भी छोटे छोटे राज्य थे स्वतंत्र टाइप के थे, तो वो एक स्वतंत्र देश जैसा मान सकते हैं, तो इसीलिए उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था। अभी भारत आज़ाद है तो भारत एक स्वतंत्र देश है, तो केंद्र में जो सरकार है प्रधानमंत्री कहलाता है। तो उस वक्त भी छोटे छोटे राज्य होते थे, वहाँ का जो भी शासक कहलाएंगे तो वो प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे। अभी बिहार एक राज्य है तो केंद्र के कंट्रोल में, इसीलिए वहाँ मुख्यमंत्री कहना उचित है, लेकिन चलिए लिख दिया गया तो ठीक है। आज़ादी के बाद 1947 में बने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे तथा अनुग्रह नारायण सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के शिक के नाम से भी जाना जाता है। अतः सदैव, आज ये 14 नंबर देखते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। अतएव सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेन्स बर्डन कहा जाता है। व्हाइट मेन्स बर्डन यानी गोरे लोगों का बोझ। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फरवरी 1908 में इंडियन पीपल नामक पत्रिका में दिया गया था। आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी, यहाँ भी पठार लिखना चाहिए, यह भूमि मैदान होगा। खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा रोहतास का पठार। ठीक है ना, रोहतास का पठार, ऑप्शन ए। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिणी का पहाड़ी किनारा। रोहतास का पठार
इसी दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। दिए गए विकल्पों के अनुसार रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है क्योंकि यह दक्षिण पठारी भाग का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अपशिष्ट है, इसलिए विकल्प ये सही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी दिया है। सी क्या दिया है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ दिया था। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन ये बुक वाला जो है जहाँ से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो आंसर दे रहा है रोहतास का पठार। तो चलिए, ये तो हमने उस वक्त देखा नहीं, इसको कंफर्म करना होगा कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ टिकअप करना होगा या रोहतास की पठार, क्योंकि जब बीपीएससी इसका आंसर सी दे रहा है तो हो सकता है अगले बार भी क्वेश्चन पूछे तो यही दे। क्लेम करने के तो ऑप्शन है ही। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।